अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़ाफ़र अली। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अमूमन रिश्तों में पहचानने में जो मुश्किल आती है, हम रिश्तों की दर्जाबंदी नहीं कर पाते, कैटेगरी ए बी सी में नहीं रख पाते और अमूमन लोग ये समझ ही नहीं पाते हमारी ज़िंदगी में कौन सा रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कैजुअल है। इस वजह से ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा कीमती वक्त हम ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से हमें लॉस होता है। वो इम्पॉर्टेंट रिश्ते नहीं होते और इसी दौरान में वो जो इम्पॉर्टेंट रिश्ते होते हैं हम उनको इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने रिक्वायर्ड टाइम एंड एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की नहीं होती। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और रिलेशनशिप साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हमारी हेल्प होगा। आज हम एक स्केल डिस्कस करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ रिश्तों को ए बी सी डी कैटेगरी में रखेंगे ताकि हम आसानी से उस कैटेगरी को पहचान कर, लोगों को पहचान कर उनसे बेहतर तरीके से बिहेव कर सकें और हेल्दी रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस स्केल में जो सबसे पहला रूल है वो इंटीमेसी का आता है। इंटीमेसी मतलब दिली वाबस्तगी, दिली रिश्ता किसी के साथ होना, दिल लगी होना किसी के साथ। ये वो लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर वो आपको मैसेज नहीं करते एक दिन दो दिन तो आप उनको मैसेज कर लेते हैं क्योंकि आप इनके बिना एक एम्प्टीनेस की फीलिंग फील करते हैं। कैटेगरी ए में वो लोग आएंगे जो आपके लिए भी सेम फीलिंग रखते हैं। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है। इंटीमेसी के बाद वो लोग आते हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में आर्ग्यूमेंट कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब अच्छा वक्त होता है तो सारे बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे खुशगवार मूड में बातचीत चल रही होती है। असल में किसी भी रिश्ते की डेप्थ का आइडिया उस वक्त होता है जब वो या आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हों, गुस्से में हों, डिसएग्रीमेंट वाली स्टेट हो, आपकी ओपिनियन और है, उसकी ओपिनियन और है, कोई बात माननी है, आपकी से कितनी है, आपका कोई कहा कितना मानता है। अब आपने इस बेसिस पे देखना है। एक बंदा आपके साथ नॉर्मल वे में बहुत अच्छी बातचीत करता है और जैसे ही उसका मूड ख़राब होता है या जैसे ही आर्ग्यूमेंट आप करते हैं उसके साथ, आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं तो उसके बाद 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है। तो उस पर्सन को फ़ौरन से ए कैटेगरी से उठाकर बी, और अगर वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करे तो सी कैटेगरी में डाल दें। आपके दिल को घबराहट थोड़ी हो सकती है क्योंकि आपकी इंटीमेसी उसके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कम्युनिकेशन की रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप में। आप अगर उस पर्सन को ए कैटेगरी में रखेंगे तो आप इमोशनली अब्यूज़ होते रहेंगे। अब आप जब कैटेगरी ए में नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी नाराज़गी, उसका डिसएग्रीमेंट आपकी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है मूड। अब मूड बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। आपने किसी ज़रूरी काम से किसी जगह पर जाना है और आपने अपने बड़े करीबी किसी दोस्त से बातचीत की है और उससे कहा कि हम दोनों साथ में चलते हैं और वो आपको कॉल पे कहता है मेरा मूड नहीं है इस वक्त जाने में, और आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है नहीं। कुछ दिन के बाद फिर दोबारा जब आप उससे बातचीत करते हैं तो बड़ा एक ज़रूरी काम होता है और फिर वो कहता है कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है। आप वो काम को तर्क कर देते हैं। कोई 1 घंटे के बाद वो आपके पास आ जाता है और आके कहता है अच्छा यार कुछ अच्छा बना ही लो, खा ही लेते हैं, कुछ खाने पीने का मूड है। आप खुद बताएं आप उसको कहाँ पर कैटेगराइज करेंगे? मेरे ख्याल में तो डायरेक्टली सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मूड ड्रिवन बंदा है। जो बंदा अपने मूड से ड्रिवन हो रहा है वो सारे का सारा रिलेशनशिप भी उसी मूड पे ड्रिवन हो रहा है। अब मूड के इशू के साथ मसला तब आता है जब हमारा स्पाउसल, जब हमारा रोमांटिक पार्टनर भी मूड इश्यूज़ के साथ होता है। वो नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रोमाइज़ करना। कोई पर्सन आपके लिए कितना कंप्रोमाइज़ करता है। अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। हमें लगता है कि जो हमारे लिए कंप्रोमाइज़ करता है, कुर्बानियाँ देता है, हर बार समझौता कर जाता है, उसको हमें ए कैटेगरी में रखना चाहिए। नहीं, वो इंसान जो हमेशा समझौता कर जाता है वो एक पैसिव इंसान है। पैसिव इंसान का मतलब ये है कि वो कभी भी अपनी से नहीं कहता, वो कभी भी नो नहीं कहता आपको। वो अगर आप उसके सामने कोई गलत फैसला भी करेंगे तो वो हाँ कह देगा। अब बात समझ आ रही है? गलत फैसला करने पे हाँ करके जब वो कंप्रोमाइज़ कर जाएगा तो आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा।
ऐसे लोगों को बी कैटेगरी में रखें। हाँ, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ में उन लोगों को ए कैटेगरी में रखें जो आपको आगे से आर्ग्यू भी करते हैं, वो किसी बात पे आपको नो भी कहते हैं, किसी बात पे यस भी कहते हैं, यानी वो लॉजिकली कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो शहीद वफा नहीं बनते। शहीद वफा लोग कैटेगरी बी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी किसी में कितनी है। आप किसी से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपने कहीं पर जाना है, कोई नुक्ता नज़र है किसी एक चीज़ के बारे में, आपकी ओपिनियन है उसके बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो वो कितना फ्लेक्सिबल है। अगर तो वो कहता है अपनी थिंकिंग के बारे में बड़ा रिजिड है, सख्त है, बहुत कटड़ है, और वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आर्ग्यूमेंट में, कम्युनिकेशन में, निभा में, हर जगह पे मसले आएंगे। अब डिपेंड करता है कि उसकी रिजिडिटी कितनी ज़्यादा है। अगर तो उसकी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है, चीज़ों को समझ लेता है, मान लेता है, कैटेगरी ए में। थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राबी करता है कैटेगरी बी में। और अगर वो टोटली रिजिड है तो बेहतर है आप कैटेगरी सी या डी में उसको रखें। क्यों? क्योंकि आप उससे कोई बात मनवा ही नहीं सकते। जब कोई लॉजिकल बात भी आप करेंगे तो फिर भी वो कोई बात नहीं मानेगा। किसी पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? क्या वो आपसे रब्ता करता है या आप उससे रब्ता करते हैं? अगर तो वो हमेशा आपसे रब्ता करता है फिर भी वो कैटेगरी ए में नहीं आएगा। अगेन ये वही रूल अप्लाई होगा कि अगर आपका अपना दिल नहीं करता उससे बातचीत करने को, सिर्फ वही बातचीत करता है, तो फिर ये एक पैसिव पर्सन है। हाँ, अगर म्यूचुअल लेवल पे कन्वर्सेशन आपकी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, कभी वो रब्ता करता है कभी आप रब्ता करते हैं, तो वो एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव रिलेशन है। और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ इंटीमेसी, आर्गूमेंट और वो सारी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो वो ए कैटेगरी में आएगा। कपल थिंकिंग या म्यूचुअल थिंकिंग ये होती है कि वो अपने लिए जब भी कोई फैसला करता है, सोचता है, तो वो आपकी ओपिनियन का इंतज़ार करेगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय इसके बारे में क्या है। अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल थिंकिंग की बुनियाद पर फैसला बनाता है और आपके ऊपर वो लागू कर देता है, नहीं आपने ये फ़ैसला मानना ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो लाइफ में थिंकिंग लेवल पर जब भी कोई डिसीज़न बनाएगा या रिलेशनशिप की गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने एंड पर सिर्फ अकेला ही चलाएगा। आप परेशान होंगे, आप उसमें डिस्टर्ब होंगे। ऐसे पर्सन को भी कभी भी ए कैटेगरी में ना रखें, उसको बी कैटेगरी में रखें या सी कैटेगरी में रखें। कोई ऐसा पर्सन जो आपको रिलेशनशिप में बोर नहीं होने देता, बहुत क्रिएटिव है, आपका राब्ता चाहे उससे थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन जब भी आपसे मिलता है आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव होता है आपको अच्छा अम्यूज़ करने के लिए, और वो ख़ुद भी इंजॉय करता है और वो किसी भी किस्म का ग्रीड शो नहीं करता। तो क्रिएटिव लोगों को हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि उन्हें अपनी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखें। वो आपके रिलेशनशिप को कभी बोर नहीं होने देंगे, आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। जब भी आप बोर हो रहे हो उनको कॉल मिलाएं, सिर्फ एक कॉल मिलाएं। उनकी एक हेल्दी, लाइवली कम्युनिकेशन, क्रिएटिव आइडिया चीज़ें आपको फौरी तौर पे एनर्जाइज भी करेंगी, आपको अच्छा भी फील करवाएंगी, वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। तो ऐसे लोगों की हमेशा किसी भी पर्सन की लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो आपको सुन रहा है, आपकी राय का एहतराम कर रहा है, आप जो बातचीत कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बार बार आपको टोके जा रहा है, आपको कोई वर्थ वैल्यू ही नहीं दे रहा। अगर तो वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वो सी कैटेगरी में जाएगा। अगर वो थोड़ा बहुत इक्वल लेवल पे बातचीत कर रहा है, बातचीत सुनता है और फिर आर्ग्यू भी करता है तो बी या ए कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर वो सेंसिबल है, पूरी बात तसल्ली से सुनता है, फिर अपनी सुनाता है, आर्ग्यू करता है, क्रिटिकल लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली वो ए कैटेगरी में जाएगा। इसके साथ कुछ और चीज़ें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली मैं कहता हूँ लोगों को कैटेगरी ए में रखना चाहिए जिनकी प्राइमरी ग्रेटनेस बड़ी अच्छी होती है। प्राइमरी ग्रेटनेस में आती है ऑनेस्टी। वो लोग ईमानदार होते हैं, सिर्फ आपके सामने ईमानदार नहीं होते, आप सालों से उनको जानते हैं कि वो बेईमानी नहीं करते, वो करप्शन नहीं करते, वो और ऐसी समाजी बुराइयों की तरफ नहीं जाते, तो वो डेफिनेटली कैटेगरी ए की तरफ आएंगे। उनके बेसिक एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी बातचीत सुनना, रिस्पेक्ट करना, आपके फैमिली वालों की रिस्पेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे सीखते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है, तो ऐसे लोग भी डायरेक्टली कैटेगरी ए में आएंगे। अब वो लोग जो सेकेंडरी ग्रेटनेस में आते हैं, यानी बिजनेस में और चीज़ों में आपके रिलेशनशिप उनके साथ हैं, तो आपने उनको इन्हीं डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर असेसमेंट के ऊपर असेस करके आपने कैटेगरी ए बी सी डी में फिक्स करना है
कि जब आप लोगों को कैटेगराइज कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उनको डील करते हैं, तो जब भी आपको मैसेज कॉल आती है तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये मैसेज आना चाहिए कि इस स्केल की बुनियाद के ऊपर मैंने इसको कैटेगरी ए में रखा है, कैटेगरी बी में रखा है, कैटेगरी सी में रखा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को आपने कैटेगरी ए बी सी में कैटेगराइज कर लिया है वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहेंगे। लोग अपनी हैबिट्स की बुनियाद पर, इस स्केल की बुनियाद पर, अपनी ऑनेस्टी की बुनियाद पर, प्राइमरी ग्रेटनेस की बुनियाद पर डिफरेंट कैटेगरीज़ में ऊपर नीचे फॉल करते रहते हैं। हो सकता है जो आज कैटेगरी सी में है अगले कोई 6 माह में, 1 साल में वो इन चीज़ों में बहुत अच्छा हो, आप अच्छे से असेसमेंट करें उसकी और वो कैटेगरी ए में चला जाए। जो आज कैटेगरी ए में है हो सकता है उसकी कुछ हैबिट्स विद द पैस ऑफ टाइम चेंज हो जाएं, वो कुछ और ऐसे दोस्त बना लें जो उसको बैड हैबिट सिखा दें, वो कैटेगरी ए से कैटेगरी बी सी से होता है डी में शायद। और बहुत लाइफ में हम अच्छे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहते हैं और जो हमारे मुताबिक लोग नहीं चल रहे होते तो हम उनको अनफ्रेंड भी करते रहते हैं। ये ही सोशल लाइफ है। अगेन रिक्वेस्ट है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।